ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर साइंस का, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर जो है वो आपके टर्म 2 में आएगा केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री के जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हमारे टर्म 1 में आए थे। अब जो बचा हुआ चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 5 वो हमारे टर्म 2 में आएंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है, इसे ठीक पहले हम लोग अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़े जो आपके टर्म 1 के एग्जाम में आया। मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम लोगों ने ये समझा कि जो मेटल होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, या फिर हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, इस वजह से उन पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डेवलप होता है। दूसरा हम लोगों ने कहा कि हम उनको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो वो बनाता है आयन। अब इस वाले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कार्बन के बारे में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो हैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल हैं। उन्हीं एलिमेंट्स में से एक है कार्बन। तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तब हम देखेंगे कि उस पूरे चैप्टर में लगभग हम लोगों को सभी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। चैप्टर का नाम ही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन क्लास 10th में थोड़ा थोड़ा हम उसको छू छू के पढ़ेंगे, ऐसा समझ लीजिए। इस चैप्टर में हमको केवल कार्बन के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ तो इम्पॉर्टेंट है कार्बन में, जिसकी वजह से हमको यहाँ पूरा एक चैप्टर बनाना पड़ा। क्लास 10th में केवल कार्बन के लिए ही पूरा एक चैप्टर। जब आप लोग 11th में आओगे तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो वहाँ पर पूरी एक ब्रांच बन जाती है जिसमें हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिस वजह से हम लोग उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक अलग चैप्टर में इसको सेपरेट पढ़ रहे हैं। अब आते हैं कार्बन की बात शुरू करते हैं। तो जो कार्बन है इसके बारे में कुछ बातें हमको पता है, जैसे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो क्लास 9th में भी हम लोग पढ़ के आए रिसेंटली कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब है कि उसके पास 6 प्रोटॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर हमेशा हमको क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। अगर उसमें 6 एटॉमिक नंबर है उसका, दैट मीन्स उसके पास 6 प्रोटॉन होंगे। और जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम में, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं। अब हम किसी एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम हमेशा एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को उनकी अलग अलग शेल में फिल करते हैं, जैसा कि नील बोहर ने हमको बताया। क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाली बात। तो अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगी। दैट मीन्स इसकी फर्स्ट शेल यानी के शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और नेक्स्ट जो शेल होगी ना एल शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 4। आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल जो होती है वही डिसाइड करती है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी। अब इसकी आखिरी शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो जाए। 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कि जो उसकी पहली वाली शेल है के शेल, वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं कि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा, यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा एनायन, जिसको हम बोलते हैं एक नेगेटिव आयन। एनायन मतलब ए नेगेटिव आयन, और कैटायन जैसा कि एक पॉजिटिव आयन होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज लगेगा। नेगेटिव चार्ज लगेगा, दैट मीन्स जो भी हम लोग कार्बन को ऐसे लिखते हैं, फिर हम कार्बन को लिखेंगे C-4, यानी कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। और अगर ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो कि पहले ऑप्शन में मैंने बताया, तो फिर इस पर हम कहेंगे C
+4, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। देने पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगता है, क्योंकि देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, बड़ा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज लगेगा। कार्बन के पास सिर्फ यही 2 ऑप्शन थे, ठीक है, इनमें से वो कुछ करेगा। तो ये करेगा क्या, उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। पहले हम लोग जरा सी एक बात करते हैं बेटा कार्बन के बारे में, सुनिए ध्यान से। जैसा कि इस चैप्टर में दिया गया है, in the last chapter we came to know many compounds of importance to us. In this chapter we will study about some more interesting compounds and their properties. Also we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form. यानी कि वो एलिमेंट के फॉर्म में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंबाइंड फॉर्म में भी। बेसिकली जो कार्बन है वो एलिमेंटल फॉर्म में आपको कम देखने को मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ हमको कार्बन देखने को मिल सकता है, अगर हम इस बात पे बात करें तो कार्बन जो है वो लगभग सभी जगह, आप लोग जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं अपने आसपास देखेंगे। हमारे आसपास क्या है, जैसे हम टेबल पे बैठे हुए हैं, हमारे पास चेयर रखी होगी, यहाँ कर्टेन्स पड़े होंगे, दरवाज़ा है, जितनी भी चीज़ें आपको आसपास दिखाई दे रही हैं, जो हमने कपड़े पहने हैं, इवन हमारी जो बॉडी है इसमें भी, तो सब चीज़ों में ही लगभग सब चीज़ों में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक, लगभग सब चीज़ों में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन को इतना इंपॉर्टेंस जो दिया गया है, कार्बन के लिए जो एक नया चैप्टर बनाया गया, कार्बन को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, उसका कारण यही है क्योंकि कार्बन जो है वो लगभग सभी जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही सब कुछ यहाँ लिखा होगा। लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इस टेबल में जैसे थिंग्स मेड ऑफ मेटल, कुछ मेटल की चीज़ें लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग टेबल में। फिर यहाँ लिखा है थिंग्स मेड ऑफ ग्लास एंड क्ले एंड अदर्स, इस तरीके से। तो लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल filled by you, your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon. काफ़ी सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कार्बन से मिलकर बनी हैं। Can you tell think of a method to test this? अच्छा, अगर आपसे ये कहें कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, आप टेस्ट कैसे करोगे? तो कार्बन कैसे टेस्ट करते हैं, ये वाली बात आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट तो पढ़ा ही होगा कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड लाइम वाटर, अगर हम इसमें से लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। ठीक, इट टर्न्स मिल्की, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीछे वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताएं तो ऐसे करते हैं। ठीक है, और दूसरा एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन है, यानी कि जहां कहीं भी आग जल रही होगी, अगर हम वहां कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कर दें तो आग जो है वो बुझ जाएगी। ठीक है, आग जो है वो बुझ जाएगी। तो यही यहाँ पर कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस, क्या आप बता सकते हैं कि कोई एक तरीका जिससे हम बताएं कि किसी चीज़ में कार्बन है या नहीं है? तो ये 2 तरीके हैं। आप सपोज करो कि मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास है एक बुक, अच्छा नहीं, बुक को नहीं जलाएंगे ना, बुक मत जलाओ, कुछ और मान लो हमारे पास है क्लोथ, ठीक, कोई एक कपड़ा है और हम इसको बर्न करते हैं। जब हम जलाएंगे तो क्या निकलेगा इसमें से, अगर इसके पास कार्बन होगा तो जब ये बर्न करेगा तो ये CO2 रिलीज करेगा, अगर इसके पास कार्बन है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो हमने एक कपड़े को जलाया और उसमें से क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब जो गैस उसमें से रिलीज हो रही है उस गैस को हम पास करेंगे किसमें से, इसको हम पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज कॉल्ड लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब हम इसको पास करेंगे और अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका हल्का सा मिल्की सा होता है, ठीक है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा मिल्की नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग उसमें से इसको पास करेंगे तो क्या होगा कि वो टर्न हो जाएगा किसमें, मिल्की। ये पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि जो गैस उसमें से निकल रही थी, जो हमने उसमें से पास कराई है गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। पहला तरीका तो ये है हम लोग उसको टेस्ट करने का। यहाँ पूछ रहे हैं ना कि हम लोग क्या यहाँ पर कोई एक मेथड है जिससे हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो पहला तरीका तो यही है कि हमने इस कपड़े को बर्न किया और अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, अगर बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हम सबको पता है कि बर्निंग करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो अगर उस गैस को हम पास करवाएंगे लाइम वाटर में से, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, इसका मतलब है कि इस क्लोथ के पास कार्बन था जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बना। पहला तरीका।
दूसरा तरीका, जो गैस यहाँ से निकल रही है उसके पास हम एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, ये भी आप लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। एक जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे, अगर वो जलती हुई कैंडल को, जो ये गैस इवॉल्व हो रही थी, अगर ये गैस उस जलती हुई कैंडल को बुझा दे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। क्लियर? और अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है देन वहां पर कार्बन प्रेजेंट था। तो ये तो तरीका हो गया कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस? हो गया, हमने तो टेस्ट की बात ही कर ली। इसके आगे, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन, इसको आगे चल के डिटेल में पढ़ना है, वर्सेटाइल नेचर होता है कार्बन का। ठीक, इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, आर मेड अप ऑफ कार्बन। मतलब हमारी बॉडी किसकी बनी है? हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन्स की बनी हुई है। ठीक, और हमारी बॉडी में मतलब बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, उन्हीं से तो बनती है। तो जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में है, जो भी हमारा कॉम्पोजिशन है, उसमें कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट है। मतलब हमारी बॉडी का बहुत अच्छा खासा कॉम्पोजिशन है जिसमें कार्बन पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को याद रखना है। अर्थ क्रस्ट आर इन एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मर्ज। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonate, coal and petroleum, and the atmosphere has 0.03% carbon dioxide। सुनिए, मतलब हमारा जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा होगा जिसको क्रस्ट ना पता हो। नहीं पता है तो सुनो, ये क्या है? अर्थ। अर्थ में बीच अंदर की तरफ जो लेयर होती है, सबसे पहले बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट, दिस लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। सेकेंड लेयर इज कॉल्ड मेंटल। ठीक, मेंटल। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है इट इज कॉल्ड कोर। तो जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, ये वाली लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। तो यही यहाँ पर कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मच, बहुत कम है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा होता है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। मतलब क्रस्ट में पाया जाता है कार्बन, कितने परसेंट होता है? 0.02%, बहुत कम परसेंट है ना, बिल्कुल जरा सा, 0.02%। और वो भी क्रस्ट में ये फ्री फॉर्म में नहीं पाया जा रहा है। किस फॉर्म में पाया जा रहा है? या तो ये बेटा कंबाइन होकर रह रहा है किसके साथ? कार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट समझते हो? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या किसी भी जिसमें CO3 पाया जाए, CO3 इज द कार्बोनेट। तो जिसमें भी है ये कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, या फिर कोल, पेट्रोलियम, जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इनमें भी कार्बन पाया जाता है, तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, एंड द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे एटमॉस्फेयर में हमको पता है कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती है? 0.03%। अभी 0.03% इज नॉट द कार्बन। ठीक है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप समझो कि इसके अंदर कार्बन और भी कम होगा। ठीक है, 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये दोनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके चले। 0.02% हमारे क्रस्ट में पाई जाता है कार्बन, यहां पर 0.02% कार्बन। ठीक है, वो भी किसके फॉर्म में पाया जाएगा? या तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में, या हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कोल, पेट्रोलियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है। और एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन नहीं है, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसके अंदर कार्बन छिपा हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस small amount of carbon available in the nature, the importance of the carbon seems to be immense। ठीक, in this chapter we will know about the properties of carbon which make carbon so important to us। मतलब इतना कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके बाद भी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? इसके बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी हमको इतना तो समझ में आ ही रहा है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो कार्बन कंटेन करे रहती है, जैसे कि फूड, क्लॉथ वगैरह वगैरह ये दिया गया था। तो जितनी चीज़ों में कार्बन पाया जाता है, इसी वजह से कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है और हम कार्बन को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। एक चैप्टर पूरा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सुनिए, आगे है बेटा बॉन्डिंग इन कार्बन। दिस इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, पहले तो हमें ये बताइए कि जो पिछला वाला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, एक एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एलिमेंट एक्सेप्ट करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा पढ़ा। लेकिन जब हम लोग कार्बन की बॉन्डिंग की बात करते हैं तो जो कार्बन होता है वो बॉन्डिंग करेगा और इसके बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है। तो किसके बॉन्ड को, कार्बन के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी इसको डिटेल में समझने वाले हैं, पहले सुनिए थोड़ा सा। कार्बन जो है वो कैसे करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं होती है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। ठीक, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन शेयर करने में। जैसे मैं थोड़ा सा अच्छा पिछले चैप्टर में एक एग्जाम्पल लेके बताऊं, फिर आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा। जैसे हम लोग बनाते हैं NaCl, NaCl इज कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जस्ट सॉल्ट। ठीक, केवल सॉल्ट भी कहते हैं इसको। तो NaCl जो है वो किसके से मिलकर बना है, ये मिलकर बना है Na से एंड Cl से। Na इज द सोडियम विच इज द मेटल एंड Cl इज द क्लोरीन विच इज नॉन मेटल। Na यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं देन इट विल 2,8, 1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8, 7। इसकी आखिरी शेल में, ये पिछले चैप्टर की बात है इसलिए इसको जल्दी से समझ लेते हैं। ये आखिरी शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास आखिरी शेल में एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास एक कम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और सोडियम मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को देगा। तो ये क्या करेंगे, Na जो होगा, सोडियम जो होगा, उसकी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। देन क्लोरीन जो है उसकी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको साफ करके स्टार बना देते हैं ताकि समझ में आए कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये सोडियम जो है वो इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मतलब क्लोरीन कहेगा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, सोडियम कहेगा ठीक है तुम ले जाओ, और क्लोरीन जो है इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। देन जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बना लेगा Na+, और जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रहे कि हम सिर्फ आखिरी शेल की बात कर रहे हैं, पीछे वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है, वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ 7 और एक जो इसके पास आ गया ये। तो अब इसके पास अगर हम देखें आखिरी शेल में पहले 7 थे, अब 8 हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये सेटिस्फाइड हो गया, और इसके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना दे दिया तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, आखिरी शेल में 8 बचे, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, अच्छा इस पर जो चार्ज लगा वो लगा प्लस, या हम इसको +1 भी कह सकते हैं, और इस पर जो चार्ज लगा वो क्या लगा, माइनस, इसको हम -1 भी कह सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्या फॉर्मेशन हो जाता है, NaCl बन जाता है, ठीक। ये होता था, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, लेकिन इन द केस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, जिसको हम कहते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर। आगे, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जरा ध्यान से देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,4। आखिरी शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसकी आखिरी शेल जो है वो दूसरी वाली शेल है, यानी कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की इच्छा जाहिर करेगा, ये चाहेगा कि हमको कोई आके 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक। ये दो ही चीज़ें चाह सकता है, या तो ये चाहेगा कि हमको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे आके, मतलब ये गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन, ले ये 4 इलेक्ट्रॉन, गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इसके पास दूसरा ऑप्शन होगा कि ये लूज कर दे 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो ये बनाएगा क्या, तो ये बनाएगा, अगर लूज करते हैं तो हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है, हम किसी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना, तो ये क्या बनाएगा C+4, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, दैट मीन्स अगर गेन करेगा तो ये बनाएगा C-4, इसको हम लोग बोलते हैं एनायन, यहाँ बनेगा एनायन, यहाँ बनेगा कैटायन, ठीक है। तो अब जब एनायन और कैटायन बनेंगे तो इस तरीके की कुछ कंडीशन होगी, यानी कि या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब भी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जैसे थोड़ा सा 9th में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ईजिली दे सकते हैं, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दोनों ही चीज़ें बड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। इसी वजह से जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है, ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये शेयरिंग करेगा। पहले जरा ये एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। पढ़ी थी प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड की। वी सॉ दैट आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक बात और है, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अपोजिट होती हैं।
जो आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज थी उसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज हमको कोवेलेंट कंपाउंड्स में देखने को मिलेंगी। ठीक, तो हमने ये देखा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और इन द मॉल्टन स्टेट। या तो उनको सॉल्यूशन बना लो या तो उनका सॉल्यूशन बना लो, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन बना लो, या तो उनको पानी में घोल लो तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, या फिर हम उसको मॉल्टन स्टेट में ले आए। मॉल्टन स्टेट का मतलब होता है हम उसको पिघला लें, है ना, उसको मेल्ट कर लें। जैसे NaCl है, अगर आपके पास सॉलिड NaCl रखा है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर हम उसको पानी में घोल लें, एक्वस सॉल्यूशन बना लें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और अगर हम उसको मॉल्टन स्टेट में ले आए, उसको हम पिघला लें तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक, आगे आते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग देखते हैं इसको। ठीक, आगे लिखा हुआ है वी नो, जस्ट अ मिनट, यहां पर है वी ऑल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज, लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक, आते हैं कार्बन कंपाउंड पर। अब कार्बन कंपाउंड में हमने बताया कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। तो 6 होने की वजह से इसका जो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से, इतनी बात मैंने आपको समझाई कि उसमें आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब या तो ये लूज करे 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये गेन करे। ठीक है, या तो कार्बन क्या करे, लूज करे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, या फिर कार्बन क्या करे, गेन करे 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये लूज कर ले या ये गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अगर ये लूज करेगा देन इट विल फॉर्म कैटायन C4 पॉजिटिव, और अगर ये गेन करेगा देन इट विल फॉर्म C4 नेगेटिव, यानी कि एनायन बनाएगा। अब कार्बन का जो एटम होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये हमारे पास कार्बन का न्यूक्लियस, ये इसकी शेल नंबर 1 जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ये उसके पास शेल नंबर 2 जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस वाली शेल में हमारे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब पहला ऑप्शन हम करने जा रहे हैं कि ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। ठीक है, अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने हैं, आपको पता है कि न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भरे होते हैं बहुत सारे क्या, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक, अब अगर आप इसके पास से 4 इलेक्ट्रॉन लेने जाएंगे, जब आप 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ सेंटर में कौन बैठा हुआ है, सेंटर में बैठे हुए हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। हम जा रहे हैं किसको खींचने, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब सेंटर में बैठा हुआ है प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन है। तो जब आप इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचोगे, जब आप इससे बाहर इलेक्ट्रॉन्स खींचोगे तो प्रोटॉन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं होने देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं देगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन खींचना कोई छोटी बात नहीं ना, बहुत 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए प्रोटॉन भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा और उनको खींचने नहीं देगा। तो हमको अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने हैं तो हमको क्या चाहिए पड़ेगी, बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक, हम लोग को यहाँ पर ढेर सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। वो एनर्जी हम इतनी ज्यादा खर्च कर नहीं पाएंगे, इसलिए यहां से 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो ऑप्शन है खत्म। 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हम नहीं करवा सकते, हम कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते। तो पहला ऑप्शन कट हो गया। देन आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हम दूसरा एटम यहां बना लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन। ये है शेल नंबर 1, ये है शेल नंबर 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास है 4, 1 2 3 4। अब हम इससे कहेंगे अच्छा ठीक है, तुम 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, हमको 4 इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हमको नहीं दे रहे हो तो हमसे 4 इलेक्ट्रॉन ले लो। अब इसके प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है वो है 6। ये 6 प्रोटॉन और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम इसको 4 नए इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 नए इलेक्ट्रॉन देंगे तो उन इलेक्ट्रॉन को खींच पाना इस न्यूक्लियस के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो और नए 4 इलेक्ट्रॉन को खींच पाए। मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब हम इसको और 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। ना तो आप 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ना ही आप 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसलिए कार्बन करता है शेयरिंग और शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड।
आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता कैसे है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट पहले आप लोग क्लियर करिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता है या इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता है। आगे की बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।